हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जनन तंत्र क्या है। लैंगिक जनन करने के लिए मुख्यतः दो प्रकार के सिस्टम भाग लेते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और दो ही प्रकार के गैमेट्स भी बनता है, तब जाकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होते हैं। तो हम आज सीखेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स पाए जाते हैं। आप कोई भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो उसमें जो भी ऑर्गन्स होगा, ये सभी ऑर्गन्स मुख्यतः दो भाग में बटे होंगे। एक तो होता है प्राइमरी ऑर्गन्स और दूसरा सेकेंडरी ऑर्गन्स। कौन कौन से रहेंगे? प्राइमरी ऑर्गन और सेकेंडरी ऑर्गन्स। सेकेंडरी ऑर्गन दो तरह के रहेंगे। प्राइमरी ऑर्गन्स कहने का मतलब है कि जहां पर गैमेट्स का निर्माण होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, तो इसे कहते हैं प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मुख्यतः यह दो प्रकार के होते हैं। मेल के जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो मेल में है, उसे कहा जाता है टेस्टिस, टेस्टिस, और जो फीमेल में है उसे कहा जाता है ओवरी। ये दोनों में ही अलग अलग गैमेट्स बनते हैं। मेल के प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस में बनता है स्पर्म, क्या बनेंगे? शुक्राणु। वहीं फीमेल के प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में बनता है अंडाणु, ओवम। क्या बनेंगे? अंडाणु, ओवम। क्लास आईएससी और पारामेडिकल के बच्चे ध्यान से देखेंगे, क्योंकि यहां से मुख्यतः 2 से 3 नंबर के प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। देखिए, जितने भी ऑर्गन्स है ना, यहां से पहले तो पूछेगा कि कौन सा ऑर्गन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाया जाता है, या किस ऑर्गन की कितनी संख्या होती है। मात्र फिगर से ही एक प्रश्न पूछ लेता है। चलिए, दूसरा है सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसमें वैसे ऑर्गन्स आते हैं जो गैमेट्स को ट्रांसफर करते हैं या गैमेट को मैच्योर करते हैं। मैच्योरेशन ऑफ गैमेट, मैच्योरेशन ऑफ गैमेट, या आप कह सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ गैमेट, ट्रांसफर ऑफ गैमेट। इसका मतलब हो गया कि गैमेट जो बने हैं, जो स्पर्म और ओवम बना है, वह एकदम बच्चा है। सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आने के बाद वहां पर वह जवान होगा, धीरे धीरे ताकतवर होगा, और साथ ही साथ वह ट्रांसफर होगा। कहां? एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। यहां देखिए, सपोज यहां पर स्पर्म बना है, तो बनने के बाद वह देखिए सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से होते हुए आगे की ओर धीरे धीरे ऐसे ट्रांसफर होगा, और ट्रांसफर होकर के तब यूरेथ्रा में पहुंचेगा और पेनिस के द्वारा बाहर निकल जाएगा, फिर पर्पस के लिए भेजना में जाएगा। तो ये ट्रांसफर करने वाले जो ऑर्गन है, इन्हीं को कहा जाता है सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब देखिए कि कौन कौन सा है और उनकी संख्या कितनी है। यहाँ पर जो दिख रहा है टेस्टिस, यह प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसकी संख्या 2 होती है। संख्या कितने हैं? 2। और यह प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, प्राइमरी ऑर्गन्स। और बाकी सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। स्क्रोटम की संख्या 1 होता है, एपिडिडिमिस की संख्या 2, क्योंकि एक यह टेस्टिस के साथ है, दूसरा इस टेस्टिस के साथ होगा। वास डिफरेंस की संख्या 2, कॉर्पस ग्लैंड की संख्या 2, प्रोस्टेट ग्लैंड की संख्या 1। देखिए, आधा आधा बटा हुआ है, यह 2 नहीं है। प्रोस्टेट ग्लैंड की संख्या 1, इजाकुलेटरी डक्ट की संख्या 2, सेमिनल वेसिकल की संख्या 2, यूरेथ्रा की संख्या 1। क्योंकि यहां से देखिए जो लंबी नली है, एक ही नली के रूप में खुल रही है, इसकी संख्या 1। पेनिस की संख्या 1, और ये जो भाग दिख रहा है ग्लांस, पेनिस का अग्र भाग है, तो ये पूरा संख्या पेनिस का 1 हो जाएगा। अब देखिए कि हमारा स्क्रोटम क्या है, क्योंकि सबसे बाहर जो दिख रहा है वह यह दिख रहा है स्क्रोटम शेप। यदि यह एक ह्यूमन बींग्स है, तो आप देखे होंगे किसी भी मेल के बॉडी के बाहर, ये मेल का बॉडी हो गया, और बॉडी के बाहर यहां पर एक ऐसा पाउच लटका रहता है,
यहाँ पर क्या होता है, पाउच रहता है। इस पाउच को हम लोग कहते हैं स्क्रोटम, स्क्रोटम सेक। ये स्क्रोटम है, इसके अंदर ही टेस्टिस पाए जाते हैं। अब इस स्क्रोटम को हम लोग थोड़ा सा बड़ा करके देखेंगे। देखिए ये स्क्रोटम हो गया। स्क्रोटम मुख्यतः जो है डबल लेयर का होता है। ऐसे इसमें 3 लेयर होते हैं, लेकिन आप 2 लेयर तक जानिए। ये 2 लेयर हैं जो मुख्य होते हैं। यहां पर जो लेयर बाहर का दिख रहा है इसको हम लोग स्किन कहते हैं, स्किन। और स्किन पर छोटे छोटे हेयर पाए जाते हैं, इसे कहा जाता है स्क्रोटी हेयर, स्क्रोटी हेयर कहा जाता है। अंदर का जो लेयर दिख रहा है इस लेयर को हम लोग कहते हैं डॉर्टस मसल, डॉर्टस लेयर। डॉर्टस लेयर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये जो हमारा स्क्रोटम है यहाँ के टेम्परेचर को कम करने का काम करता है। बॉडी के टेम्परेचर से 3 से 5 डिग्री से कम, 3 से 5 डिग्री से कम टेम्परेचर रखता है। कौन? डॉर्टस का लेयर। ठीक है, हमारा जो स्क्रोटम सेक है यह मुख्यतः 2 भागों में बटा होता है। अंदर से आप देखेंगे तो ऐसे डिवाइड होता है 2 भाग में। ये जो डिवाइडर है इसका नाम है सेप्टम स्क्रोटी। क्या नाम है? सेप्टम स्क्रोटी, सेप्टम स्क्रोटी। सेप्टम स्क्रोटी अंदर से तो इसको 2 भाग में बांट रहा है, लेकिन बाहर से एक ऐसा संरचना बनाता है। आप अपना स्क्रोटम उठाइए, जो भी मेल हैं, जो लड़के हैं, अपना स्क्रोटम उठाइए और उठा के ऐसे नीचे देखिए, उसमें नीचे ऐसा धारी धारी रहेगा। आपके स्क्रोटम में इस संरचना को राइफे कहते हैं, राइफे कहते हैं। यही अंदर से इसको 2 भागों में बांटता है। रियल में स्क्रोटम है क्या? तो ये पाउच है। क्या है? पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, पाउच ऑफ बॉडी वाल, बॉडी वाल। ये शरीर से निकला हुआ एक झिल्ली है जो पाउच के रूप में पाया जाता है, तो पाउच ऑफ बॉडी वाल है। इस यहां पर देखिए कि यह एक कैनाल के रूप में खुलता है। हमारे बॉडी से कहीं ना कहीं कनेक्ट होगा ना, तो एब्डोमेन के पास ही कनेक्ट होता है और यहाँ पर एक नली के रूप में खुलता है। ये जो संरचना है इसको हम लोग कहते हैं इंग्यूनल कैनाल, इंग्यूनल कैनाल। ये इंग्यूनल कैनाल क्यों है? क्योंकि जो टेस्टिस बच्चे के पेट में बन रहा है वह इस इंग्यूनल कैनाल से होकर के नीचे पहुंच सके। बच्चे के पेट में 7वां महीना में, बेबी के 7 मंथ में क्या होते हैं कि बना हुआ जो टेस्टिस है वह स्क्रोटम में चला आता है। ये टेस्टिस है और 7 मंथ होने के बाद कहां चलाएगा? इंग्यूनल कैनाल से होते हुए हमारे स्क्रोटम सेक में चला आता है। ये देखिए दोनों तरफ महाराज पहुंच गए हैं। कौन? टेस्टिस महाराज। ये टेस्टिस महाराज दोनों तरफ चले हैं। कब? 7वां महीना के बाद। 7वां महीना के बाद बच्चे के पेट से, माता के पेट में नहीं, बच्चे के पेट में बना हुआ टेस्टिस 7 मंथ होने पर धीरे धीरे बच्चे के स्क्रोटम सेक में चलाता है। कहां से? इंग्यूनल कैनाल से होते हुए नीचे आ गए टेस्टिस महाराज। अब आने के बाद यह क्या होंगे कि एक सोफा पर बैठेंगे। महाराज है ना, इनके लिए देखिए एक सोफा लगा हुआ है। इस सोफा को हम लोग कहते हैं ग्यूबर्नाकुलम। क्या नाम है? ग्यूबर्नाकुलम। ग्यूबर्नाकुलम पर आकर के जुड़ जाता है टेस्टिस। कभी कभी क्या होता है कि किसी बच्चे में टेस्टिस नीचे नहीं आता है, तो जिस बच्चे में टेस्टिस नहीं आता है उसको बोलते हैं क्रिप्टोआर्किडिज्म। क्या बोलते हैं? क्रिप्टोआर्किडिज्म। क्रिप्टोआर्किडिज्म यह क्या है? तो हाइड ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस हाइड हो जाता है, हाइड ऑफ टेस्टिस, या अनडिसेंडेंट टेस्टिस भी कह सकते हैं। जब टेस्टिस इसमें डिसेंड नहीं होता है, नहीं उतरता है, उस कंडीशन को बोलते हैं क्रिप्टोआर्किडिज्म। जब टेस्टिस नीचे उतर गया, यह इंग्यूनल कैनाल धीरे धीरे क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। धीरे धीरे यह बंद हो जाता है। यदि बंद नहीं हुआ है तब क्या होगा कि इसमें हमारा इंटेस्टाइन फंस सकता है। देखिए यह लार्ज इंटेस्टाइन है
और लार्ज इंटेस्टाइन का एक जो भाग है वह हो सकता है कि इसमें आकर फंसने लगे जब बंद नहीं हुआ हो, तो उस कंडीशन को हम लोग हार्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्निया क्या है? तो जब इंजिनल कैनाल खुला रह जाए और उसमें हमारा इंटेस्टाइन आकर फंसने लगे तो इस कंडीशन को हम लोग हार्निया कहते हैं। हार्निया मेल में भी होता है, फीमेल में भी होते हैं, स्टमक में भी होता है, कई डिफरेंट टाइप ऑफ हार्निया होते हैं। कभी हम स्पेशल बात करेंगे हार्निया पर। चलिए, अब क्या है कि यह टेस्टिस महाराज जो नीचे उतरे हैं इनको चाहिए भोजन पानी चाहिए। इसके लिए एक नली होती है इसमें, देखिए यह जो तार है इनको भोजन पानी पहुंचाएगा। इसका नाम है टेस्टिकुलर आर्टेरी। क्या नाम है इसका? टेस्टिकुलर आर्टेरी। टेस्टिकुलर आर्टेरी, टेस्टिकुलर आर्टेरी है यानी कि टेस्टिस की धमनी। दूसरा, जब ये खाना पीना खा रहे हैं तो यह क्या करेंगे? कुछ वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस करेंगे। देखिए, वेस्ट मटेरियल निकालने के लिए एक और नली है कि भैया आप जो खाए थे उसमें जो कचरा बना उसको हम बाहर निकाल देंगे, तो वेस्ट मटेरियल निकालने वाली है नली हो गई। इसको बोलते हैं टेस्टिकुलर वेन। क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर वेन। एक टेस्टिकुलर वेन है। अब यहीं पर जब ये खाना पानी खा रहे हैं, दुख दर्द व्यक्त करेंगे, तो दुख दर्द को व्यक्त करने के लिए एक और इनके साथ तार जुड़ा होता है, उस तार को बोलते हैं टेस्टिकुलर नर्व। देखिए एक और तार है, यह तार क्या करेगा? दुख दर्द का अनुभव कराता है, इसको बोलते हैं टेस्टिकुलर नर्व। टेस्टिकुलर नर्व, ये टेस्टिकुलर नर्व है। अब ये तीनों आपस में मिल जाएंगे, मिल करके एक कॉर्ड बनाता है, इसको बोलते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। यहां जो कॉर्ड बनाएगा उसको बोलेंगे स्पर्मेटिक कॉर्ड। तो इसको स्पर्मेटिक कॉर्ड कहते हैं। स्पर्मेटिक कॉर्ड के साथ हमारा जो वास्ट डिफरेंस है वह जुड़ा होता है। अब क्या होगा कि यह टेस्टिस महोदय स्पर्म बनाने का काम करते हैं। यहां लिखे हैं कि टेस्टिस स्पर्म बनाता है। स्पर्म बनाने के लिए यहाँ का टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से 3 से 5 डिग्री से कम होना चाहिए। यहाँ मैंने लिखा है, कौन करता है? डॉर्टस मसल्स जो है वह 3 से 5 डिग्री से क्या करते हैं? बॉडी के टेम्परेचर से कम रखते हैं। ध्यान दीजिएगा, कभी आप ठंडे के दिन में आपका जो स्क्रोटम है वो ऊपर ऐसे चिपक जाता है, लगता है कि है ही नहीं। देखेंगे तो उसमें धीरे धीरे मूवमेंट होते रहता है। जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो जाता है तो उसको रेजिस्टेंट करने के लिए, रोकने के लिए हमारा स्क्रोटम ऊपर सट जाता है, समझ गए? लेकिन गर्मी के दिन में टेस्टिस जो है वह नीचे लटक जाता है। ऐसे देखिए, ऐसे क्या हुआ? स्क्रोटम नीचे लटक जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर ज्यादा है, तो उसको कम करने के लिए स्पेस देता है। तो ये बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। कौन? डॉर्टस मसल्स। कई बार पूछा है, ठीक है। अब यह स्पर्म तो बनाएंगे, तो इनके अंदर क्या होगा कि बना हुआ स्पर्म बाहर निकालने के लिए एक नली होगी। देखिए, इस नली को हम लोग कहते हैं स्पर्म डक्ट। क्या कहेंगे? स्पर्म डक्ट। एक नली निकल रही है ना, तो ये जो नली निकल रहा है बाहर में, यहां पर देख लीजिए कि ये जो नली है ऐसे मुड़ कर बाहर निकला है, इसको स्पर्म डक्ट या वास्ट डिफरेंस कहते हैं, या तो स्पर्म डक्ट या वास्ट डिफरेंस कहते हैं। तो ये हो गया एपिडाइडिमिस। ये वाला भाग क्या है? एपिडाइडिमिस। एपिडाइडिमिस है। यहां पर बना हुआ स्पर्म जो है मैच्योर होता है, और यह नली जो दिख रहा है बाहर में, इस नली को बोलते हैं स्पर्म डक्ट या वास्ट डिफरेंस। क्या बोल सकते हैं? स्पर्म डक्ट या वास्ट डिफरेंस, या इसी का नाम है वास्ट डिफरेंस। क्लियर? अब हम लोग टेस्टिस को थोड़ा अंदर से निकाल के पढ़ते हैं कि टेस्टिस अंदर में कैसा दिखता है। चलिए देखिए, हमारा टेस्टिस जो है वह अंडाकार संरचना होता है, सफेद रंग के अंडाकार संरचना होता है। यह चारों तरफ से एक सफेद रंग के पतले आवरण से ढका होता है, बहुत ही पतला आवरण से ढका रहेगा। इस पतले आवरण को बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या बोलते हैं? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया के पतले लेयर से ढके होने के कारण टेस्टिस सफेद दिखता है। कैसा? सफेद अंडाकार
इसकी आकृति कितना होगा? तो लंबाई लगभग रहता है 3 से 4 सेंटीमीटर, 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा। बाहर से ढका हुआ किससे है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। देखिए ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया के पतली लेयर से ढका हुआ है। उसके बाहर भी एक दोहरा लेयर होता है। ट्यूनिका एल्बुजिनिया के बाहर एक दोहरा लेयर होता है। यह देखिए दोहरा लेयर बन रहा है, ध्यान दीजिएगा इस लेयर पर। देखिए यह एक कैविटी बनाता है, दोहरा लेयर है ना, क्या करेगा? एक कैविटी बनाएगा। देखिए कैविटी बना दिया। इस लेयर को हम लोग बोलते हैं ट्यूनिका कैवम, या कह सकते हैं ट्यूनिका वैजिनैलिस। ट्यूनिका वैजिनैलिस, ट्यूनिका वैजिनैलिस कहते हैं। ट्यूनिका वैजिनैलिस में कुछ कैवम बने हुए हैं, देखिए गड्ढे बने हुए हैं। इस गड्ढे में द्रव भरा होता है, उस द्रव को हम लोग बोलते हैं वैजिनैलिस फ्लूइड। वैजिनैलिस फ्लूइड क्या बोलेंगे? रिपीट करिए, वैजिनैलिस फ्लूइड। ये भर गया पूरा वैजिनैलिस फ्लूइड। वैजिनैलिस फ्लूइड, तो वैजिनैलिस फ्लूइड भरा होता है। वैजिनैलिस फ्लूइड हमारे टेस्टिस को सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन यदि आप कभी क्रिकेट खेल रहे हैं या बाइक पर बैठ रहे हैं, किसी भी कारणवश यदि आपके स्क्रोटम सैक में चोट लग गया, टेस्टिस पर चोट आ गई, तो उससे क्या होगा कि वैजिनैलिस फ्लूइड धीरे धीरे स्रावित होने लगता है, बाहर निकलने लगेगा कुछ मात्रा में, जिससे हमारा टेस्टिस सूज जाता है। इस कंडीशन को बोलते हैं हाइड्रोसिल। क्या बोलते हैं? हाइड्रोसिल। यही हाइड्रोसिल है, किसके कारण? तो ट्यूनिका वैजिनैलिस पर चोट लगने से हमारा जो फ्लूइड है वो बाहर निकल जाता है और टेस्टिस में स्वेलिंग आ जाता है, सूजन आ जाता है। इस कंडीशन को बोलते हैं हाइड्रोसिल। टेस्टिस अंदर से जो है वह दो भागों में बटा होता है, दो असमान भागों में, अनइक्वल पार्ट। ये जो अनइक्वल पार्ट बांटा ना, इसको बोलते हैं मीडिया अस्टिनम। क्या बोलते हैं? बीच में है ना, मीडियम में है, तो मीडिया अस्टिनम कहते हैं। दो अनइक्वल पार्ट में बांट देता है। इधर के भाग में लगभग 200 से 250 कंपार्टमेंट बनते हैं, छोटा छोटा घर बन जाता है। ये 200 से 250 जो लॉब बना है, इसको लॉब्यूल्स कहते हैं। लॉब्यूल्स कितना रहेगा? 200 से 250। तो 200 से 250 लॉब्यूल्स बनते हैं। प्रत्येक लॉब्यूल्स में सेमनीफेरस ट्यूब होता है, बहुत ही पतली पतली नलिका होती है। और यह नलिका एक हो सकता है, दो हो सकता है, या 3 हो सकते हैं, यानी 1 से 3 की संख्या में पाए जाते हैं। देखिए ये नलिका जो है, इसी नलिका को हम लोग बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब। इसका नाम क्या है? सेमनीफेरस ट्यूब। सेमनीफेरस ट्यूब यानी कि शुक्रजनन नलिका। यह सबसे महत्वपूर्ण नली है, इसी में स्पर्म का निर्माण होता है। सेमनीफेरस ट्यूब में क्या बनते हैं? स्पर्म बनता है। ध्यान रखिएगा कि सेमनीफेरस ट्यूब ही वह नली है जिसमें स्पर्म का निर्माण होता है। अब ये जो लॉब्यूल्स दिख रहा है, इसके बीच बीच में एक अन्य कोशिका होता है, उस कोशिका को बोलते हैं डेल्टा सेल। क्या बोलते हैं? डेल्टा सेल या लीडिंग सेल। लीडिंग सेल होता है। आइए थोड़ा सा बाहर निकाल कर देखते हैं सेमनीफेरस ट्यूब के कंडीशन। देखिए जो ही आप सेमनीफेरस ट्यूब को बाहर निकालेंगे, आपको इस तरह के दिखाई पड़ेगा, एक लंबी नली। इस लंबी नली को बोलेंगे ब्लाइंड ट्यूब। क्या कह सकते हैं? ब्लाइंड ट्यूब। इस ब्लाइंड ट्यूब का जो अग्रभाग है, इस अग्रभाग को आप थोड़ा सा काट लीजिए, काट करके बाहर निकालिए, आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा। ऐसा दिखाई पड़ेगा ना, ये वाला नली बाहर निकालेंगे तो इसके अंदर अंदर क्या होगा कि कुछ कोशिका होते हैं, कुछ कोशिका छोटे छोटे रहेंगे और कुछ कोशिका बड़े बड़े रहेंगे। देखिए ये छोटी छोटी कोशिकाएं हैं और कुछ बड़ी कोशिका है। ये दोनों कोशिका अलग अलग काम करती है। छोटी कोशिका अलग अलग काम करेगी और बड़ी कोशिका अलग तरीके से काम करती है। ये जो बड़ी वाली कोशिका है ना, इसको बोलते हैं जर्मिनल सेल। क्या बोलते हैं? जर्मिनल सेल या जर्म सेल। जर्म सेल। और जो छोटी वाली कोशिका है, इन छोटी वाली कोशिका को बोलते हैं सर्टोली सेल। सर्टोली सेल।
जर्म सेल जो है यह गैमेट्स निर्माण करता है, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस करता है। जर्म सेल ही स्पर्म का निर्माण करेगा, उसको बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि यहां पर स्पर्म का निर्माण होता है। किस कोशिका से? जर्म सेल से। जर्म सेल दो आकार के होते हैं, एक तो कॉलुमनर होता है, खंभा जैसा, कुछ जर्म सेल कॉलुमनर रहेगा खंभा जैसा, कुछ जर्म सेल क्यूबाइडल रहेगा पासा जैसा। क्यूबाइडल कहने का मतलब है या तो पासा जैसा कहिए या फिर सलाई के डिबिया जैसा। तो दो आकृति के होते हैं, एक होता है कॉलुमनर और दूसरा होता है क्यूबाइडल। ये दोनों ही मिलकर स्पर्मेटोजेनेसिस करते हैं। लेकिन सर्टोली सेल का फंक्शन है कि जर्म सेल को पोषण प्रदान करना। इसको क्या करेगा? न्यूट्रिशन करता है। किसका? जर्म सेल का न्यूट्रिशन ऑफ जर्म सेल। यह जर्म सेल का पोषण प्रदान करता है। कौन? सर्टोली सेल। क्लियर? इसके अंदर एक और सेल होते हैं बीच बीच में, उसको बोलते हैं हम लोग लीडिंग सेल। क्या बोलते हैं? लेडी सेल। चलिए यहां देखिए कि इसमें कोशिका होता है, इसका नाम है लेडी सेल। इसको लेडी सेल कहते हैं या लीडिंग सेल कहते हैं या इंटरस्टेशियल सेल भी कहते हैं। इस सेल के द्वारा एक विशेष प्रकार के हार्मोन बनता है, एंड्रोजन या एस्ट्रोजन। तो यहां पर टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन या टेस्टेरोन हार्मोन का निर्माण होता है। ध्यान रखेंगे कि लीडिंग सेल के द्वारा एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण होता है। ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ना, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन बन रहा है, यह हार्मोन पुरुष में दाढ़ी, मूंछ या कहें कि सेक्सुअल अट्रैक्शन इत्यादि का विकास कराता है। सीधी सी बात कह सकते हैं कि सेकंड सेक्स कैरेक्टर का डेवलपमेंट करता है। कौन? एस्ट्रोजन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। इसी से दाढ़ी मूंछ निकलता है, परिपक्वता आती है, आवाज भारी होता है, मेल जो है फीमेल सेक्स के प्रति अट्रैक्ट होता है। ये जितने भी प्यार मोहब्बत के खेल है ना, प्रारंभ यही से होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से। सेक्स पर भी लगभग कंट्रोल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का होता है। क्लियर? अब देखिए कि ये जो है जर्म सेल वह स्पर्म कैसे प्रोड्यूस करता है, तो उसका मेथड है स्पर्मेटोजेनेसिस। हम लोग उस पर बाद में बात करेंगे। पहले इधर देखते हैं कि यहाँ पर जो लीडिंग सेल था बना रहा था टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, और यह हार्मोन मेल सेक्स हार्मोन के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं इसको? मेल सेक्स हार्मोन। ध्यान रखिएगा, मेल सेक्स हार्मोन। इसको मेल सेक्स हार्मोन कहते हैं। किसको? एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन को। अब ये जो नली है ना, सेमिनिफेरस ट्यूब, शुक्रजनन नलिका, यह आगे की ओर बढ़ती है और आपस में मिलते जाती है। आगे बढ़ने के बाद आपस में मिलते जाती है, मिल करके बहुत ही जालनुमा संरचना बनाती है। इस संरचना को बोलते हैं रेटी टेस्टिस। क्या बोलते हैं इसे? रेटी टेस्टिस कहते हैं। रेटी टेस्टिस, इसे रेटी टेस्टिस कहा जाता है। रेटी टेस्टिस भी आपस में मिलकर एक वेस्कुलर स्ट्रक्चर बनाता है, काफी ही बहावदार और घुमावदार संरचना का निर्माण करता है। इस संरचना को हम लोग बोलते हैं वासा डिफरेंशिया। वास डिफरेंस नहीं, वासा डिफरेंशिया। इसको बोलेंगे वासा डिफरेंशिया। वासा डिफरेंशिया बनाता है। वासा डिफरेंशिया पूरा आपस में मिल जाते हैं और एक घुमावदार सतह बनाते हैं, लगभग 6 मीटर लंबा। उस घुमावदार नली को हम लोग बोलते हैं एपिडाइडिमिस। देखिए ये बाहर निकल रहा है यहां से, और बाहर निकलने के बाद पूरे सतह पर ऐसे निकलेगा ना, बाहर निकलने के बाद पूरे सतह पर ऐसे घुमावदार नली बना देगा, पूरा घुमावदार नली। देखिए ये जो घुमावदार नली बना रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं एपिडाइडिमिस। देखिए यही संरचना लगभग आपको वहां पर दिख रहा है बना हुआ। यही संरचना क्या है? वहां पर बना हुआ दिख रहा है एपिडाइडिमिस का।
तो ये है हमारा एपिडाइडिमिस, ये वाला। अब लग रहा हो ना कि इतनी बार इसको बोल लिए ना एपिडाइडिमिस और टेस्टिस को कि याद हो गया कि टेस्टिस का एक भाग है एपिडाइडिमिस जो लगभग 6 मीटर लंबा नली होता है। कितना? 6 मीटर लंबा नली होता है और काफी घुमावदार होता है। एपिडाइडिमिस का मुख्य काम क्या है? तो मुख्य काम है कि यह स्पर्म का मैच्योरेशन करता है। पहले हम काम की बात कर लें तो एपिडाइडिमिस का मुख्य काम है स्पर्म का मैच्योरेशन। एक तो स्पर्म को परिपक्व करता है, दूसरा काम है कि उसमें गति प्रदान करता है, मोटिलिटी। क्या कह सकते हैं? मोटिलिटी। स्पर्म को गति प्रदान करता है, मूवमेंट प्रदान करता है। तीसरा काम है इसका कि यह स्पर्म को स्टोर करता है, स्टोर करने का काम करता है। 3 काम है एपिडाइडिमिस का, एक स्पर्म को मजबूत बनाना, दूसरा उसमें गति प्रदान करना, तीसरा स्टोर करके रखना। एपिडाइडिमिस के 3 भाग होते हैं। ऊपरी जो भाग है इसको हम लोग बोलते हैं कैपुट, बीच वाले भाग को काउडा, कॉर्पस और काउडा, नीचे वाले भाग को काउडा बोलते हैं, काउडा। तो 3 भाग होते हैं एपिडाइडिमिस के, कैपुट, कॉर्पस और काउडा। ऊपरी भाग को कैपुट, मध्य वाले को कॉर्पस, नीचे वाले को काउडा। काउडा भाग जो है वह आपस में जुड़ जाता है, पूरा जुड़ जाता है और एक मोटी नली का निर्माण करता है। इधर आप देख रहे हैं ब्लू रंग से बनाया थोड़ा हम, देखिए ये जो नली है ना, यह काउडा का ही भाग है। काउडा का भाग देखिए इस तरह से मुड़ करके एक नली के रूप में निकली है। तो इस मोटी लंबी नली को हम लोग बोलते हैं वास्ट डिफरेंस या स्पर्म डक्ट। या तो वास्ट डिफरेंस कह सकते हैं या स्पर्म डक्ट, क्योंकि बना हुआ स्पर्म जो है इसी नली से आगे की ओर गति करता है, इसलिए इसको बोलते हैं स्पर्म डक्ट। क्या नाम है? स्पर्म डक्ट, स्पर्म की नली। स्पर्म डक्ट के लिए हम बात करें तो स्पर्म डक्ट होता है लगभग 24 सेंटीमीटर लंबी नली। दूसरा पॉइंट यहां आप देख रहे हैं स्पर्म डक्ट या वास्ट डिफरेंस, यह होता है 24 सेंटीमीटर लंबी नली, 24 सेंटीमीटर लंबा। इसका काम क्या है? तो गैमेट को ट्रांसफर करता है। 24 सेंटीमीटर लंबी नली है, गैमेट को ट्रांसफर करता है। गैमेट्स कहने का मतलब है स्पर्म, स्पर्म को ट्रांसफर करता है। कहां ट्रांसफर करेगा? कहां ट्रांसफर करेगा? आगे की ओर। आगे जो प्रोसेस है ना उस नली में इजाकुलेटरी डक्ट की ओर ट्रांसफर करता है, इसका मुख्य काम है। दूसरी आगे देखेंगे तो स्पर्म डक्ट ऐसे आया और आगे यहाँ खुला इजाकुलेटरी डक्ट में। नेक्स्ट भाग क्या है? इजाकुलेटरी। कहां? इजाकुलेटरी डक्ट तक। इजाकुलेटरी डक्ट 2 सेंटीमीटर लंबी नली है और ये करता क्या है? तो स्पर्म को इजाकुलेट करता है, स्पर्म को इजाकुलेट करता है, इजाकुलेटेड, इजाकुलेट करता है। कहां? इन प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, इन प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में इजाकुलेट करता है। यहां देख के भी सीख सकते हैं कि यह इजाकुलेटरी डक्ट है, बहुत ही छोटा है, 2 सेंटीमीटर लंबा नली होगा। यह स्पर्म को इजाकुलेट करेगा। कहां? तो यह प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में। क्लियर? अब आइए नेक्स्ट देखते हैं कि सेमिनल वेसिकल क्या है। तो देखिए हमारा जो ये वास्ट डिफरेंस है ना, स्पर्म डक्ट आगे जाकर फूल जाता है और यह जो फूला हुआ संरचना है इसको हम लोग बोलते हैं एम्पुला। एम्पुला के पास एक 5 सेंटीमीटर लंबी निकलती है, 5 सेंटीमीटर लंबी चपटी द्विपाली में बटा हुआ, द्विपाली में बटा हुआ एक ग्रंथि है। एक क्या है? ग्रंथि है। इस ग्रंथि को हम लोग बोलते हैं सेमिनल वेसिकल, शुक्राशय की ग्रंथि। क्या कहते हैं? सेमिनल वेसिकल, शुक्राशय की ग्रंथि। यह शुक्राशय की ग्रंथि जो है एम्पुला से जुड़ता है। किससे जुड़ता है? एम्पुला से जुड़ा होता है। इसका मुख्य काम क्या है?
मुख्य काम की बात कर लें तो इससे सफेद रंग के दूधिया क्षारीय पदार्थ का स्राव होता है। यह सफेद रंग के तरल पदार्थ निकालता है। जो आप सीमेंट में देखते हैं ना कि सीमेंट गाढ़ा दूध जैसा चटचटा पदार्थ है, वह गाढ़ा दूध जैसा चटचटा पदार्थ सेमिनल वेसिकल से निकलता है। क्या होते हैं कि सफेद चिपचिपा पदार्थ का स्राव करता है, चिपचिपा तरल का स्राव करता है। कौन बोलिए? यह हमारा सेमिनल वेसिकल। और इस सफेद चिपचिपा पदार्थ का काम है कि यह स्पर्म को पोषण प्रदान करता है। क्या करेगा? पोषण प्रदान करता है, स्पर्म को पोषण प्रदान करता है। कैसे भाई? तो जो सफेद चिपचिपा पदार्थ है उसमें होता है एक विशेष प्रकार के न्यूट्रिशन, उसे हम लोग कहते हैं फ्रुक्टोज। क्या कहते हैं? फ्रुक्टोज पोषण प्रदान करता है। किसके द्वारा? फ्रुक्टोज के द्वारा। क्लियर? तो सफेद चिपचिपा पदार्थ का स्राव करता है जिसमें फ्रुक्टोज होते हैं और फ्रुक्टोज के द्वारा स्पर्म का पोषण होता है। कौन करता है? सेमिनल वेसिकल। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है सेमिनल वेसिकल के बाद वह है प्रोस्टेटिक ग्लैंड। क्या है? प्रोस्टेटिक ग्लैंड। संख्या कितनी? 1। प्रोस्टेटिक ग्लैंड 3 सेंटीमीटर लंबा नली होता है। कितना? 3 सेंटीमीटर लंबी नली है, 3 सेंटीमीटर लंबा होता है। और यह जो है एक की संख्या में पाया जाता है, एक की संख्या में पाया जाता है। प्रोस्टेटिक ग्लैंड जो है ना, मुख्यतः कहें कि हमारा जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वह 2 भागों में खुलता है। एक खुलता है हमारा यूरिनरी ब्लैडर के साथ यूरेथ्रा में, और दूसरा खुलता है सेमिनल वेसिकल के साथ इजाकुलेटरी डक्ट में। ये 2 तरह के काम करते हैं, सीमेन इजाकुलेट करने के लिए और यूरिन पास करने के लिए भी यही रास्ता है, और सीमेन इजाकुलेट करने के लिए, सीमेन इजाकुलेट करने के लिए भी एक ही रास्ता होता है। वह रास्ता क्या है? प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, ये जो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा है यही दोनों काम करते हैं कि यह यूरिन भी पास करता है और इसी में सीमेन भी इजाकुलेट होते हैं। लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं है, फीमेल में दोनों संरचना अलग अलग होते हैं। ध्यान दीजिएगा आप कि हम लोग के पास यूरिन पास करने के लिए या सीमेन निकालने के लिए एक ही रास्ता है, लेकिन फीमेल में 2 अलग अलग छिद्र होते हैं। अब ये जो प्रोस्टेटिक ग्लैंड है, यहाँ एक क्षारीय पदार्थ का स्राव होता है। कैसा बनता है? क्षारीय पदार्थ, क्षारीय पदार्थ का स्राव होता है। और यह क्षारीय पदार्थ जो है वेजिना के एसिडिटी को कम कर देता है। किसका? वेजिना के एसिडिटी को कम कर देता है, एसिडिटी को कम कर देता है। कौन? यह हमारा जो क्षारीय पदार्थ है। जब वेजिना की एसिडिटी कम हो जाएगा तो वहां पर जो स्पर्म की गति है वह बढ़ जाता है। सिंपल कहेंगे कि हमारा प्रोस्टेटिक ग्लैंड 3 सेंटीमीटर लंबा होता है, 1 की संख्या में पाया जाता है, और इसके अंदर प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा होते हैं जो यूरिन को और सीमेन को पास करने के लिए अलग अलग रास्ता बनाता है। एक ही रास्ता में 2 कॉमन नली बनाते हैं। यहाँ देख लीजिए, यहाँ से यूरिन आ रहा है तो यह बंद रहता है, लेकिन जब सेक्सुअल एक्साइटमेंट है तो स्पर्म यहाँ से आएगा और ये वाला क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो 2 रास्ता को एक ही के पास कनेक्ट करता है। इससे क्षारीय पदार्थ का स्राव होता है जो वेजिना के कैविटी को, वेजिना के नली के एसिडिटी को कम कर देता है, जिससे स्पर्म की गति बढ़ जाती है। नेक्स्ट है हमारा एक बच गया काउपर ग्लैंड। लास्ट क्या है? काउपर ग्लैंड। इसकी संख्या 2 होती है और यह 2 से 3 सेंटीमीटर का ये भी होता है, संख्या 2 होती है। अब ये क्या है कि इससे कुछ लुब्रिकेटिंग मटेरियल का स्राव होता है। लुब्रिकेटिंग माने स्नेह पदार्थ, लुब्रिकेटिंग मतलब स्नेह पदार्थ, ग्रीस जैसा चिकना पदार्थ। सेक्स के फर्स्ट टाइम में, जब आप सेक्स कर रहे हैं उसके फर्स्ट टाइम में एक क्या होता है? ग्रीस जैसा पदार्थ निकलता है जो वेजिना के रास्ता को पूरा चिकना कर देता है। यानी कि यह जो है कॉपुलेशन को इजी करता है। किसको? कॉपुलेशन को इजी कर देता है। कौन? लुब्रिकेटिंग मटेरियल। जैसे आप ताला खोल रहे हैं ना, ताला खोलने के लिए आपकी चाबी अंदर नहीं जा रही है तो आप थोड़ा सा तेल डालते हैं। जैसे ही तेल डालते हैं चाबी चट से अंदर जाता है और ताला को अनलॉक कर देता है। से उसी प्रकार से यह जो
कॉपर ग्लैंड है वह क्या करता है कि सेक्स के पहले लुब्रिकेटिंग मटेरियल निकालता है, जिससे हमारा पेनिस का ग्लांस चिकना हो जाता है, आसानी से पेनिस वेजिना में कॉपुलेट कर जाता है, अंदर चला जाता है, अंदर जाके कॉपुलेशन करता है और जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है वह कंप्लीट होते हैं। ये थी बातें। अब पढ़ना है पेनिस। अगर हम पेनिस की बात करें तो पेनिस मात्र एक रिवॉल्वर की अग्रनली है। रिवॉल्वर की क्या है? अग्रनली है, बाहर का पिस्टन है, उससे कुछ नहीं होगा, सिर्फ वह गोली डालने के बाद खड़ा हो जाता है। लेकिन फायरिंग कब होगी? फायरिंग कराने के लिए पेनिस में पीछे एक भाग है। सोचिए, बंदूक ऐसे खड़ा है, गोली उसमें भरा हुआ है, क्या किसी को मार देगा? नहीं, तब तक नहीं मारेगा जब तक आप फायरिंग नहीं करते, गोला नहीं दबाते। इसका गोला कहाँ है? इस बंदूक की नली का गोला है इजाकुलेटरी डक्ट। कौन है? इजाकुलेटरी डक्ट, प्रोस्टेटिक ग्लैंड। तो प्रोस्टेटिक ग्लैंड में जो इजाकुलेटरी डक्ट है वो क्या करता है? गोला का काम करता है। यहां से अगर सीमेन इजाकुलेट हुआ तो बिना पूछे इस नली से होते हुए और फायरिंग हो जाएगा। सोचिए, जब फायरिंग होगा बंदूक से तो कितनी तेज जाएगी गोली, बस उतना ही तेज सीमेन निकलता है और वेजिना में अंदर जाता है, फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होते हैं। तो हम जानेंगे बंदूक की नली की बात। गोला सीख लिए हैं, देखिए बंदूक की नली कैसी होती है। अब इसकी संरचना, ये जो बंदूक की नली जिसे कह रहे हैं वह क्या होता है? बंदूक की नली, देखिए ये है बंदूक की नली। मुख्यतः इसकी जो है 3 भाग होती है बंदूक की नली के। सामान्य भाषा में लोग पेनिस ही कहते हैं और इसके 3 भाग होते हैं। देखिए, ये जो ऊपर का भाग है इसको हम लोग ग्लांस कहते हैं। ग्लांस, बीच वाले भाग को सैप्ट कहा जाता है, सैप्ट पेनिस, और नीचे वाले को रूट पेनिस कहा जाता है, रूट पेनिस। रूट पेनिस, पेनिस के 3 भाग, ग्लांस, सैप्ट और रूट पेनिस। इसके चारों तरफ एक पतली झिल्ली होती है, एक मस्कुलर झिल्ली होती है चारों तरफ से। इस मस्कुलर झिल्ली को हम लोग कहते हैं प्रेप्यूस। क्या कहा जाता है? प्रेप्यूस कहा जाता है। तो देखिए यहाँ जो पतली झिल्ली है इस झिल्ली को प्रेप्यूस कहा जाता है। प्रेप्यूस, इसका काम है कि पेनिस को इंफेक्शन से बचाता है। लेकिन आप इस्लाम धर्म में देखेंगे कि वह प्रेप्यूस को काट कर हटा देते हैं। एक मजहबी रूल है उन लोग का जिसके द्वारा इसको हटा दिया जाता है। लेकिन मुख्यतः इसका काम है कि पेनिस के ग्लांस को इंफेक्शन से बचाना, इसलिए इसको रहने देना चाहिए। पूरा हमारा जो पेनिस है सामान्यतः एस आकृति का होता है, एस आकृति का। लेकिन पेनिस जो ही टाइट होता है, इरेक्ट होता है, उस समय जे आकृति का हो जाता है। जो ही क्या हो जाएगा? इरेक्ट। इरेक्ट होता है तो जे शेप का हो जाता है। इरेक्ट होने के बाद पेनिस जे शेप का होता है। यह लगभग 6 सेंटीमीटर लंबा, 6 से 8 6 से 7 6 से 7 सेंटीमीटर लंबा और बेलनाकार, लंबा बेलनाकार, लंबा बेलनाकार, बेलनाकार, हाईली वैस्कुलर। क्या होते हैं? अधिक संवहनशील, वैस्कुलर, वैस्कुलर, हाईली वैस्कुलर होता है, बहुत ही संवहनशील होता है यह, क्योंकि इसके अंदर जो है 3 तरह के नलिका पाए जाते हैं। मुख्यतः 2 नली होता है जो 3 भागों में बटे होते हैं। देखिए यहां पर 2 नली होते हैं, इसको बोलते हैं वैस्कुलर टिश्यू। 2 वैस्कुलर टिश्यू एक साथ होते हैं और एक वैस्कुलर टिश्यू अलग होता है। ये जो नीचे एक वैस्कुलर टिश्यू हम बना रहे हैं इसको बोलते हैं कॉर्पस स्पोंजेशियम, कॉर्पोरा स्पोंजेशियम, कॉर्पोरा स्पोंजियोसम, जियोसम, कॉर्पोरा स्पोंजियोसम कहते हैं। इसमें हमारा यूरेथ्रा फिट होता है। इसके अंदर क्या होते हैं? हमारा यूरेथ्रा होता है, जिससे हम यूरिन पास करते हैं ना, वह यूरेथ्रा इसके अंदर ही फिट होता है। देखिए यह यूरेथ्रा की नली है, इससे हम लोग यूरिन पास करेंगे, यह फिट होता है कॉर्पोरा स्पोंजियोसम के अंदर। इसका इरेक्शन करना काम नहीं है। लेकिन यहां पर 2 नली आपको दिख रहे हैं, इस नली को हम लोग बोलते हैं कॉर्पोरा कैबर्नोसा। इस नली को कॉर्पोरा कैबर्नोसा कहते हैं। कॉर्पोरा कैबर्नोसा का काम है इरेक्शन करना।
कॉर्पोरा कैवर्नोसा। कॉर्पोरा कैवर्नोसा के जो दोनों टिश्यू है, इसका काम है पेनिस में इरेक्शन करना। अगर किसी को मान लीजिए कि हम वास्ट डिफरेंस काट दिए, किसी को नपुंसक बना दिए, अब वो सेक्स करेगा कि नहीं? करेगा, क्योंकि ये जो भाग है ना, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, कॉपर ग्लैंड, ये सभी मिल करके और सेक्सुअल एक्साइटमेंट कराते हैं, सीमेन का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पर सीमेन बन रहा है, सिर्फ उसमें स्पर्म नहीं है, उसके कारण से क्या होगा कि इनके जो नली है कॉर्पोरा कैवर्नोसा, उसमें इरेक्शन होगा, बार बार सरकार खड़ा हो जाएगा। और सरकार जब भी खड़ी होती है, या तो 5 साल के लिए या तो 5 मिनट के लिए, उसके बाद सरकार धीरे धीरे गिरेगी। जो ही सेक्सुअल एक्साइटमेंट कम होगा, धीरे धीरे पेनिस क्या होता है, लूज हो जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे 2 नलिका होते हैं छोटे छोटे। इन नलिका का नाम है आपको वेन और आर्टेरी। क्या नाम है? वेन और आर्टेरी। वेन, आर्टेरी, आर्टेरी, ये दोनों नलिका होते हैं, रक्त नलिका, वेन और आर्टेरी, जो इसके पास वाले टिश्यू में ही पाए जाते हैं। इस प्रकार हम लोग पेनिस के स्ट्रक्चर का अध्ययन कर लिए हैं। इस प्रकार हम लोग लगभग पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझने का प्रयास किए हैं।